हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम संस्करण का वक्तव्य। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यह पुस्तक हर एक हिंदी के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए पढ़ना भी हमारे लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। काशी की नागरिक प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ से ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्र हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश में अनेक भागों में राजपुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की सहायता से उसने सन 1900 में पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक की खोज की अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा अज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1813 यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है। सन 1813 इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिस्र बंधुओं में 3 बंधु थे। इन्होंने अपना बड़ा भारी एक वृत्त संग्रह मिस्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है, 3 भागों में प्रकाशित किया गया है। आगे हम देखते हैं। इधर जब से महाविद्यालयों में हिंदी का उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते गए हैं, जिन जिन प्रभावों का प्रेरणा से काव्यधारा के भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसे निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से यह प्रभुत्व सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम में गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायक पहुँच सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग को और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर गया, अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिख कर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी न हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यकता उपादान रख कर कार्य पूरा किया गया। आगे बढ़ते हैं। इस पुस्तक में जिन पद्धति का अनुसरण किया गया है, उसका थोड़े से उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाजन को लीजिए। जिन काल विभाजन के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इस प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सका है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय वह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले लें, वह परिणामों में प्रथम के बराबर न होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती है, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं, उसकी प्रचुरता कहीं जाएगी। यदि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं, यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे वह दूसरे ढंग की प्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोने में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया है। और आप सब नोट करते जाइए, क्योंकि ये जो हाईलाइट किया हुआ है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश की और देश भाषा बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार सबसे हो रहा था। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं हो जा सकती या की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं उनकी साहित्यिक पुस्तकें 4 हैं। आप सब जानते हैं कि इन्होंने 12 पुस्तकों का नाम यहाँ बताया है, लेकिन इन्होंने बताया है कि जो विसल देव यहाँ साहित्यिक पुस्तकें सिर्फ 4 है। विसल देव रासो, हमीर रासो,
कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जो कि रासो साहित्य के पुस्तकें हैं। और ये जो दो हैं ये रासो साहित्य के हैं। और 8 काव्य की 8 पुस्तकें हैं जो देश भाषा में हैं। इसमें 6 पुस्तकें हैं, खुमान रासो, विशालदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग जस चंद्रिका और परमाल रासो, जो आल्हा का मूल रूप है। आगे चलते। खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। इन 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्ष्य निरूपण और नामकरण हो सकता है। इसमें अंतिम 2 तथा विशालदेव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक है। अंतिम 2 यानी कि 11 और 12 ये दोनों छोड़ करके और विशालदेव रासो इस पुस्तक को छोड़ करके बाकी सारी पुस्तकें वीरगाथात्मक हैं। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। जिन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों की प्रेरणा वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उनका समयक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने इन आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। मिश्र बंधुओं ने जिन पुस्तकों का नाम सुझाया है उन्हें जानते हैं। मिश्र बंधुओं ने कितने नाम, और हमें देखेंगे कि शुक्ल और नगेंद्र ने कितने पुस्तक, शुक्ल में 12 पुस्तकें मिलती है, डॉक्टर नगेंद्र 10 पुस्तकों का जिक्र आता है। यहाँ मिश्र बंधु ने आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकें कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो भागवत गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमान, समस्त सार, पत्तली, अन्याय योग, जम्बूस्वामी रमा और रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ चौपई और अवेश माला उपदेश माला। इनमें से एक तो पीछे की रचना है, जैसे कि उनकी इस भाषा में स्पष्ट है। और यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण भी है। कहते हैं, तेहि दिन कथा किन मन लाई, हरि के नाम गित चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊँ। जो पुरानी वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई और कहीं चौपाई देखकर अवधि या बेसवाड़ी समझते हैं। जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं। वे यदि उद्धृत पदों के संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफ़ी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें, उसमें 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है और साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। नंबर 6 योग की पुस्तक है और नंबर 3 और 4 केवल नोटिस मात्र है, विषय का कुछ विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक
डिस्क्रिप्टिव हैं। एक में नंद के जोनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रेवंत पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली में मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई है। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई है। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी सूफी शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई है और देखते ही ध्यान में भी आएगी। आगे चलते हैं। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली है, उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि से कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्ण और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग ही नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्ष्य न बताए जाएंगे, तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इस प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म प्रलोचन करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। रीतिकाल के संबंध में 2 बातें और कहनी हैं। इस काल में कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य में इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। यहाँ आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इन्होंने रीतिकाल में ज़्यादा छानबीन करने की कोशिश नहीं की। इन्होंने जो मिश्र बंधु, जो 3 श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र, ये जो 3 मित्र हैं, इन्होंने इन्हीं के जो पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद, यहाँ से ले लिया है। जितने परिचय मिले कवियों के, उन्होंने यहाँ से उठा लिया। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए हैं या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ, तो इसमें मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथ के नाम लिए हैं, उतने ही जरूरी से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं।
आगे चलते हैं। रीतिकाल और किसी काल रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। ये कहते हैं पूरी क्या आधी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है, पर वह भी विशेष प्रवृत्ति का ही निर्धारण किया गया है। यह अवश्य है कि उसमें कुछ प्रवृत्तियों का मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। आगे चलते हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसीलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है उसके आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बाल मोल लेना ही समझ पड़ता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत चालाक थे। कुछ वर्तमान के कवियों के बारे में कुछ कहना वो अपने मोल लेना नहीं चाहते थे, पर जीम न माना। वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्द से या भूल से छूट गए होंगे। उनके लिए, इसके लिए तथा उससे भी अधिक उनकी कृतियों में विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा का प्रार्थना है। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी से तैयार करनी पड़ी है। इसमें इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है कि इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इसमें आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस बात का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में निकला था। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस शीर्षक से निकला था? तो हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 जनवरी महीने में निकल चुका था। इस अलग पुस्तकार संस्मरण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई। विशेषता आदि और अंत में आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही है। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुतियों कई ऐसे भाषा कवियों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमारपाल चरित और सारंगधर कृत हम्मीर रासो का पता नहीं है, पर प्राकृत पिंगलम सूत्र उलटते पलटते मुझे हम्मीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद छंद के उदाहरण में मिले। मुझे पूर्ण निश्चय
मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद सारंगधर के प्रसिद्ध हम्मीर रासों के ही हैं। आधुनिक के अंत में वर्तमान के कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा जिससे उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वाले को भी हो जाए और वे धोखे में ना रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हो। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। अतः यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहाँ दूसरी बार प्रथम वक्तव्य में ही दो बार इसका उल्लेख करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। वो रीतिकाल के जो भी उक्त कवि परिचय है वो मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हुए हैं। तो ये कोटेशन भी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने कहाँ से लिए हैं। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उनके उत्साही और पश्चिमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्टें भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह में स्थल आने पर उलटनी पड़ी है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास B.A. की हिंदी गोविंद रत्नमाला, श्रीयुत पंडित रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा श्री योगी हरिजी के ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। यहाँ पे उन पहले तो 12 पुस्तकें हैं, लेकिन और भी आधुनिक की शिष्टता के आगे जब ये बताते हैं तो ये कहते हैं कि इन्होंने और भी पुस्तकों को इन्होंने देखा है। कौन कौन सी पुस्तक? तो यहाँ बताते हैं गोविंद रत्नमाला और कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार। अतः उक्त तीनों महाअनुभवों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिन कठिनाई का सामना करना पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र केदारनाथ पाठक ही काम आए, पर ना आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, न देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल वे एक बदनामी समझते हैं। इस कार्य में मुझसे जो भूलें हुई हैं उसके सुधार की, जो त्रुटि रह गई है उसकी पूर्ति और जो अपराध बन पड़े उसकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम में कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। काशी, आषाढ़ शुक्ल 5, 1886। रामचंद्र शुक्ल। तो ये हम लोगों का प्रथम संस्करण समाप्त हुआ। क्षमा कीजिएगा मित्रों कि यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो हम लोगों का यह प्रथम वक्तव्य समाप्त हुआ। हम आगे फिर पढ़ेंगे। प्रथम संस्मरण का वक्तव्य था ये, और यहाँ जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने इसे यहाँ अंडरलाइन करके आपको बता चुकी हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट है आपको उसे नोट डाउन कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात भी है कि किसी भी एग्ज़ाम में ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आपको पढ़ना भी चाहिए। धन्यवाद।